आज हम इस वीडियो में राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा पुस्तक द्वारा गाबा का चैप्टर 18 लिबर्टी देखते हैं। J.R. ल्यूक्स की पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, J.R. ल्यूक्स और स्टीवन ल्यूक्स में कंफ्यूज ना हो। आपको अगर याद हो तो स्टीवन ल्यूक्स की ने जो 3 डायमेंशन ऑफ पावर है वो पुस्तक थी। अर्नेस्ट बार्कर प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी 1951 में ये पुस्तक आई। स्वतंत्रता के नैतिक आधार पर इस पर बल दिया गया। कांट ने कहा कि रैशनल नेचर एग्जिस्ट एज एन एंड इन इटसेल्फ। बात से इन्होंने शुरुआत की, यानी अर्नेस्ट बार्कर ने कांट की इस बात से शुरुआत की जो कांट ये मानते हैं कि व्यक्ति अपने आप में साध्य है, उसे किसी बात के लिए साधन नहीं बनाया जा सकता। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे एक साध्य मानकर चलना चाहिए। बार्कर ने नागरिक स्वतंत्रता में 3 बातें आती हैं बार्कर के अनुसार। क्या? फिजिकल फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और प्रैक्टिकल फ्रीडम। कौन कौन सी आती है? 3। राज्य का मूल सिद्धांत है कि वह हमें कानूनी व्यक्तित्व के एक जैसे मुखौटे पहना देता है। ये कैची वर्ड्स हैं, कैची डेफिनेशन हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। स्वतंत्रता और सत्ता के बीच में संबंध का बात है तो होब्स जो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता गौण है और इन्होंने पूर्णवाद का समर्थन किया। वहीं लोक और J.S. मिल ये कहते हैं कि स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए राज्य की सत्ता को यथासंभव सीमित करना चाहिए। और यहाँ जो ये लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट उदारवाद का बीज वाक्य है। D.D. रफील 4 क्षेत्रों का संकेत दिया जिसमें कानून के प्रतिबंध हैं वो तर्कसंगत हैं। वो क्षेत्र हैं अपराध के क्षेत्र, सिविल डिस्प्यूट्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक कंट्रोल के क्षेत्र में और सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में। ये एग्जैक्टली ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एडम स्मिथ ने निम्न में से कौन सी बात नहीं कही, वैसे ही कि D.D. रफील ने कौन से क्षेत्रों में कानून के प्रतिबंध की बात कही या कौन से में नहीं कही। J.S. मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होगी यह बात बोली, यानी दोनों के हित में मानी। बेजोट चर्चा की स्वतंत्रता और विरोधी मत के प्रति सहिष्णुता है वह सोशल प्रगति की कुंजी है, सोशल प्रोग्रेस की है। किस थिंकर के अनुसार स्वतंत्रता और डिसेंट है एक तरीके से, वो सोशल प्रोग्रेस की है आंसर बेजोट। लिबर्टी को विचार को 2 भागों में बांट सकते हैं, नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी से क्या तात्पर्य है? देखिए, कोई भी चीज़ की जो नेगेटिव डेफिनेशन होती है वो एक तरीके से किसी चीज़ का अभाव से उसे परिभाषित करती है। तो नेगेटिव लिबर्टी यानी प्रतिबंधों का अभाव होना लिबर्टी होना है, यानी कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। यह औपचारिक स्वतंत्रता में विश्वास करती है। औपचारिक स्वतंत्रता यानी जैसे सभी के लिए अवसर की समता, सभी के लिए कोई काम करने की छूट। यह एक तरीके से अनुमति की सूचक है, यानी कोई काम करने के लिए आपको अनुमति दी जाती है, वो काम आप कर पाए या नहीं कर पाए उससे लेना देना नहीं रहता। सामान्यतः यह राजनीतिक, नागरिक और कानूनी स्वतंत्रता की समर्थक है। वहीं पॉजिटिव लिबर्टी सिर्फ फॉर्मल लिबर्टी तक सीमित नहीं रहती। ये कहती है कि सब्सटेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, इनेबलिंग फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू होनी चाहिए, यानी कोई काम करने में सक्षम बनाने वाली स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुमति नहीं, यह सामाजिक आर्थिक जीवन के विस्तृत नियमन की बात करती है, यानी ऐसी परिस्थितियों के निर्माण की बात करती है जो फ्रीडम के अकॉर्डिंग आचरण करने के लिए सक्षम बनाए, इनेबल बनाए। तो डेफिनेटली यह अनुमति की बजाय सहायता में विश्वास करती है तथा फॉर्मल जो पॉलिटिकल, सिविल या लीगल है उसकी बजाय इसमें सोशल इकोनॉमिक लिबर्टी की बात होती है।
तो हम अगर सामाजिक न्याय का, सोशल जस्टिस या अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, ये सब हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से निकलते हैं। नेगेटिव लिबर्टी, क्लासिक लिबरलिज्म नेगेटिव लिबर्टी में विश्वास करता है, और उसके बाद में जो वर्तमान में समकालीन जो लिबरलिज्म है, जिसे लिबर्टेरियनिज्म भी कहा जाता है, नियो लिबरलिज्म कहा जाता है, यह भी नेगेटिव लिबर्टी में विश्वास करता है। वहीं मॉडर्न लिबरलिज्म पॉजिटिव लिबर्टी में विश्वास करता है। इज़ाया बर्लिन, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958, इस पुस्तक में इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासिफिकेशन पे बात की और खुद ने नेगेटिव लिबर्टी का समर्थन किया। FAQ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 इनकी पुस्तक है। CB मैकफर्सन ने नेगेटिव लिबर्टी को प्राथमिकता देने की आलोचना की है। यह हम डिटेल में उनके क्रिएटिव फ्रीडम का और यूटिलिटेरियन और मोरलिस्ट व्यू का अध्ययन कर चुके हैं। तो जो क्रिएटिव फ्रीडम का समर्थक है वो डेफिनेटली पावर टू फ्रीडम 2 का समर्थक होगा। FAQ ने नेगेटिव लिबर्टी को इंडिविजुअल फ्रीडम नाम दिया। FAQ ने नेगेटिव लिबर्टी को ही इंडिविजुअल फ्रीडम नाम दिया, यानी नेगेटिव लिबर्टी ही फ्रीडम है वास्तव में, तथा अन्य 3 अवधारणाओं पॉलिटिकल फ्रीडम, इनर फ्रीडम, फ्रीडम एज पावर से इसे पृथक करने का सुझाव दिया, और ये तीनों इंडिविजुअल फ्रीडम की आवश्यक शर्तें नहीं हैं। कलेक्टिविज्म, कलेक्टिविस्ट समष्टिवादी वो होते हैं जो व्यक्ति से या व्यक्ति की तुलना में व्यक्तियों से मिलकर बनी हुई कोई भी यूनिट, भले ही वह परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, राज्य हो, उनको वो महत्वपूर्ण मानते हैं, या यूं कहें व्यक्ति को वो उस समष्टि के लिए बलिदान करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। तो समष्टिवादी ऐसे आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली जो सहकारिता तथा केंद्रीय आयोजन पर आधारित हो उसका समर्थन करते हैं। इसमें केवल समाजवाद नहीं आता, बल्कि इससे मिलती जुलती दूसरी प्रणालियां भी आती हैं जो राज्य के बाहरी हस्तक्षेप का समर्थन करती हैं। यानी राज्य और व्यक्ति के कंपैरिजन में माने हम तो जहां उदारवाद व्यक्तिवाद का समर्थक है, व्यक्ति का समर्थक है, व्यक्ति की गरिमा का समर्थक है, व्यक्ति की गरिमा का पोषक है, वहीं समष्टिवादी राज्य का समर्थन करते हैं। क्रिश्चियन बे ने हेयक की कृति द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परपेचुअल प्रिविलेज कहा। कुछ जो प्रसिद्ध पुस्तकें होती हैं उनकी जो प्रसिद्ध आलोचनाएं होती हैं वो इस संदर्भ के साथ ही याद रखी जाती है कि CB मैकफर्सन ने किस पुस्तक में किस विचारक का कौन से आइडियाज़ की आलोचना की या उसे क्या कहा। वैसे ही यह महत्वपूर्ण है कि हेयक की कृति द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी को क्रिश्चियन बे ने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ परपेचुअल प्रिविलेज कहा। वह बलशाली की मांगों को वरीयता देता है। कौन देता है? जो FA हेयक है वह बलशाली की मांगों को वरीयता देता है। वह चिंतन की बंद प्रणाली की नींव रखता है। हेयक बाजार प्रणाली से बिना छेड़छाड़ किए बाहर सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था का सुझाव देता है। ये महत्वपूर्ण है कि कौन नव उदारवादी विचारक है जो बाजार प्रणाली से बिना छेड़छाड़ किए सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था का सुझाव देता है। आंसर है FA हेयक, और FA हेयक की इस रचना का डिटेल्ड क्रिटिक किया है क्रिश्चियन बे ने। और हमें ये याद रखना चाहिए कि क्रिश्चियन बे ने व्यवहारवाद की भी आलोचनाएं की हैं, और व्यवहारवाद की उन्होंने कौन सी आलोचना की है कि व्यवहारवाद में उदार प्रजातंत्र के प्रति पूर्वाग्रह है तथा व्यवहारवाद राजनीति से बचते रहने की युक्ति है। और याद रखने के लिए साथ में ये भी याद रखना है कि सेम यही आलोचना कोम्बा भी करते हैं व्यवहारवाद की। देखिए इस पेज में ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे मैं एक बात आपसे को बताना चाहता हूँ कि याद रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम तुलनात्मक देखें। दूसरा, जो एक जैसी बातें हैं या एक जैसे कन्फ्यूजिंग रेफरेंसेस हैं उनको हम एक ही पेज पे ले आएँ, एक जगह लिख लें, तो वो हमारा उसी टाइम कन्फ्यूजन दूर हो जाता है और वह स्थायी यादाश्त में चला जाता है। फ्रीडमैन कैपिटल
कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962। स्पेंसर के 80 वर्ष पुराने तर्क को नए ढंग से रखा इन्होंने, फ्रीडमैन ने। क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पेंसर हैं उनका विचार को किसने नए फ्लेवर में प्रस्तुत किया? आंसर है फ्रीडमैन। स्वतंत्रता केवल पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता है। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म में हो सकती है, अन्य प्रकार की प्रणाली में नहीं हो सकती। फ्रीडमैन के अनुसार सरकार के कार्य क्या होने चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करना, प्रॉपर्टी राइट को इंश्योर करना, इकोनॉमिक जेनेसिस लॉ को इंश्योर करना, कॉन्ट्रैक्ट्स को इंश्योर करना, कंपटीशन को बनाए रखना, मॉनेटरी फ्रेमवर्क को ऑपरेशनल रखना और टेक्निकल मोनोपोलीज को रिमूव करना। अगर लिस्ट में कहीं क्वेश्चन आए तो ये इनके कार्य थे। यानी डेफिनेटली फ्रीडमैन न उदारवादी हैं तो सरकार के मिनिमम कार्य में विश्वास करेंगे। मिनिमल स्टेट होगा इनका, तो मिनिमल स्टेट के कितने से काम होंगे? सिर्फ इतने काम होंगे। कोई एजुकेशन, कोई चिकित्सा या कोई भी वेलफेयर का कार्य इसमें शामिल नहीं है। सीबी मैकफर्सन ने फ्रीडमैन की आलोचना करते हुए लिखा, देखिए एफए की आलोचना किसने की हुई है? क्रिश्चियन बे ने। और फ्रीडमैन की आलोचना किसने की? सीबी मैकफर्सन ने। सीबी मैकफर्सन ने फ्रीडमैन की आलोचना करते हुए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और अन्य जो सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी होती है उनमें अंतर किया और ये कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें श्रम है वो एक पृथक स्रोत का रूप धारण कर लेता है जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है, और श्रम और पूंजी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और यह पूंजीवादी व्यवस्था की विलक्षणता है, यानी अन्य प्रणालियों में नहीं होता। फ्रेडरिक एंगल्स एंटी ड्यूरिंग पुस्तक है 1878 में नेसेसिटी और फ्रीडम में डिफरेंस किया। नेसेसिटी है वह प्रकृति के अटल नियमों से बंधे व्यक्ति या वस्तु का होना है। मनुष्य इन्हें पलट नहीं सकता, केवल अपने वैज्ञानिक ज्ञान से अपने हित में प्रयोग कर सकता है। वहीं फ्रीडम मनुष्य प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करने अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका व्यवस्थित प्रयोग करता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि किसने नेसेसिटी और फ्रीडम में डिफरेंस किया। मार्क्स की परायेपन की अवधारणा, एलियनेशन का सिद्धांत। हम सब जानते हैं एलियनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन उसका ऐतिहासिक विकास क्या है। मार्क्स यानी यंग मार्क्स से जॉर्ज लुकाच के बाद में एरिक फ्रॉम, मॉर्क्यूजे और हेबरमास की रचनाओं में हम इस विचार का विकास देखते हैं। कार्ल मार्क्स की रचना इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1944, इसमें इन्होंने परायेपन के 4 स्तर बताए। ये जो स्तर हैं 4 हैं और इनका ये जो क्रम है यह महत्वपूर्ण है। कैसे है? अपनी रचना से, अपनी प्रकृति से, अपने सहचरों से और अपने आप से। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं रचना से कैसे। जैसे मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म से पहले की जो उत्पादन प्रणाली है उसमें एक मजदूर पूर्ण इकाई का निर्माण करता है। यानी एक मजदूर ने मान लीजिए जैसे एक पूरी शर्ट का निर्माण किया, तो उस शर्ट को जब वह देखता है तो उसमें बड़ा अपनापन और संतुष्टि का भाव का उदय होता है। वहीं पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होगा कि जो काम है एक व्यक्ति मोनोटोनस हो जाता है, उसका वह एक ही काम पूरे दिन में करता है। जैसे एक मजदूर पूरे दिन में शर्ट के बटन लगा रहा है, दूसरा मजदूर पूरे दिन में शर्ट की कॉलर की सिलाई कर रहा है। तो ये जो एक इकाई का कार्य पूरे दिन करते रहते हैं जिसे मास एंड लाइन प्रोडक्शन कहते हैं, इसमें पूर्ण प्रोडक्शन या पूर्ण इकाई का श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता नहीं, इसलिए उसे कार्य में कोई संतुष्टि नहीं मिलती और यह उसके एक तरीके से जो कार्य है उसने जो कंस्ट्रक्शन किया है, जो क्रिएशन किया है, उस क्रिएशन के प्रति वह पराया हो जाता है। उसमें उसका कोई मोह नहीं रह जाता, कोई संतुष्टि का भाव उससे नहीं रह जाता, कोई अचीवमेंट की प्राप्ति उससे नहीं होती, कोई पर्पज़ की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा है प्रकृति से। प्रकृति से यानी जो औद्योगिक प्रणाली है वह व्यक्ति को प्रकृति से दूर करती है, प्रकृति के शोषण पर आधारित है। तीसरी है सहचरों। सहचरों से मार्क्स ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में इतना ज़्यादा प्रतियोगिता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपका जॉब तभी लगेगा या आपको काम तभी लगेगा जब आपका कोई सहचर है वह बीमार पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ये गला काट प्रतियोगिता है या जो सरप्लस वैल्यू की चोरी से व्यक्ति को
मज़दूर को, लेबर वर्क को जितना लेबर मिलता है वह सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस के लिए ही पर्याप्त है। तो इस वजह से अपने सहचरों के प्रति भी कंपटीशन की भावना इस कदर है कि वह उनसे भी पराया फील करता है, अलगावपन फील करता है। और इन सारी तरह के अलगावपन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने आप से अलगाव फील करता है। यह मार्क्स का एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है। कुछ विचारक हालांकि ये मानते हैं कि यंग मार्क्स का जो एलियनेशन का भाव है वह मैच्योर मार्क्स में निजी संपत्ति, वर्ग प्रभुत्व, श्रम विभाजन, शोषण की अवधारणाओं की शब्दावलियों में प्रकट हुआ है। जॉर्ज लुकास हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस 1923 में परायेपन के जो सिद्धांत है उसे को मार्क्सवाद अलगाव के सिद्धांत को विचारधारा की मार्क्सवादी धारणा से जोड़कर देखा, यानी मार्क्स का जो आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उससे इसे जोड़ा। माना जाता है कि लुकास का सिद्धांत मार्क्स के अलगाववाद की बजाय हीगल के अलगाववाद के ज़्यादा करीब है। पूंजीवाद के अंतर्गत कामगार वर्ग अपनी वर्ग स्थिति से अलगाव के कारण वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर सकता है। ये कहना चाहते हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत क्या होता है कि कमज़ोर वर्ग अपनी वर्ग स्थिति से अलगाव के कारण ही उसे वस्तुपरक ज्ञान यानी ऑब्जेक्टिव नॉलेज उसे मिलता है। और यही वो चीज़ है जो मार्क्स ने कही थी कि क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बनाती है। एरिक फ्रॉम एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941, ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि पूंजीवाद क्यों स्वतंत्रता से एस्केप है, यानी पूंजीवाद है वह स्वतंत्रता का पोषक नहीं जबकि स्वतंत्रता से पलायन है। कैसे? ये कहते हैं कि पूंजीवाद रचनात्मक गतिविधियों में बाधा डालता है। मार्क्स के एलियनेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद है वो एलिनेट करता है, और एरिक फ्रॉम ने कहा कि पूंजीवाद है वो क्रिएटिव काम में बाधा डालता है। मनुष्य का फिजिकल अलूफनेस तो असहाय है और समकालीन विश्व में तो मोरल अलूफनेस भी है, और यह और भी ज़्यादा भयंकर है। मोरल अलूफनेस क्या होता है? मोरल अलूफनेस में एरिक फ्रॉम के अनुसार व्यक्ति जो विचार, मूल्य, प्रतिमान और सामाजिक संसर्ग से कट जाता है, यानी एलियनेशन की ही व्यवस्था का एक प्रकार है ये, जिसमें व्यक्ति अपने विचार, मूल्य, प्रतिमान और सामाजिक संसर्ग से दूर हो जाता है। इसका प्रभाव हद से ज़्यादा होने की स्थिति में सिजोफ्रेनिक मनुष्य के रूप में मनुष्य दिखता है। और एरिक फ्रॉम ने इसका सॉल्यूशन बताया कि व्यक्ति को स्पॉन्टेनियस लव और रचनात्मक कार्य की ओर मुड़ना चाहिए तथा अपने आप को विश्व के साथ फिर से जोड़ने की ज़रूरत है, यानी उसे इगोइस्ट होने की बजाय उसे उस जो विश्व है, यूनिवर्स है, उसकी इकाई मानकर उसे अपने आप को संबद्ध करना चाहिए, ऐसा एरिक फ्रॉम मानते हैं। मार्क्यूजे, वन डायमेंशनल मैन, स्टडीज़ इन द एडवांस्ड इंडस्ट्रीज सोसाइटीज़ 1968। इन्होंने पूंजीवाद के द्वारा जो जन संचार साधनों का चालाकी से इस्तेमाल करते हुए पीड़ित वर्ग के असंतोष को संवेदना शून्य बना दिया, उसकी तरफ ध्यान दिया। कहा कि वह पूंजीवाद ऐसा करता है ताकि तुच्छ भौतिक इच्छाएं हैं वो व्यक्ति की प्राइम डिजायर बन जाएं, व्यक्ति की महत्वपूर्ण इच्छाएं बन जाएं, और उन्हीं को ही संतुष्ट करना वह लक्ष्य माने और इन्हें संतुष्ट करना आसान है। तो एक तरीके से व्यक्ति के जीवन को सिंगल डायमेंशनल बना दिया, वन डायमेंशनल बना दिया। तुच्छ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की लालसा है वन डायमेंशनल मैन की, बस उपभोगवादी संस्कृति मनुष्य पर हावी हो गई है, उसकी रचनात्मक स्वतंत्रता खत्म हो गई है, व्यक्ति एक आयामी हो गया है। तकनीकी समाज ने मिथ्या चेतना को बढ़ावा दिया है और जो कि भय और उपभोक्तावाद पर आधारित है। कामगार का उत्पादन से नाता टूट गया, वह चारों ओर बनावटी सुखों के जल से घिरा है। कामगार सृजनशीलता के सच्चे आनंद की कामना भी नहीं कर सकता, यानी व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा दूर हो गया है कि क्रिएटिविटी से वह दूर हो गया है और
अपना जीवन का जो ध्येय है वह उसने एक व्यक्ति की बजाय अपने आप को एक उपभोक्ता तक सीमित कर लिया है, यानी उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसमें वह अपने आप को लिप्त पा रहा है। अलगाव की स्थिति से बेखबर हेडोनिस्टिक प्लेजर की मिथ्या चेतना के कारण ही सोने के पिंजरे में बंद व्यक्ति है, बंद पक्षी है व्यक्ति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसने पूंजीवादी समाज में मनुष्य को पिंजरे में बंद पक्षी, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी कहा? आंसर मार्क्यूजे। हेबरमास नव मार्क्सवादी विचारक हैं, जुर्गेन हेबरमास। पुस्तक है लेजिटिमेशन क्राइसिस 1975। विज्ञान, तकनीक और संगठनों की विलक्षण प्रगति का यह परिणाम हुआ कि मनुष्य की तर्क बुद्धि यानी जो रीजन है वह मनुष्य के इमेनिस्पेशन के दायित्व से मुक्त होगी। यानी इनका कहने का मतलब जो रीजन है मनुष्य एक विवेकशील तर्कसंगत प्राणी है। अरस्तु के समय से ही यह चीज़ साबित है। तो मनुष्य की ये जो बुद्धि है, ये तर्क है, इसने मनुष्य के इमेनिस्पेशन के दायित्व को छोड़ दिया है, भूल गई है। तार्किकता केवल अब तकनीकी दक्षता बढ़ाने तक सीमित हो गई है। और यह जो तर्क है, रीजन है, ये जीवन के साधन जुटाने में व्यस्त है। अतः विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्रता की बजाय मनुष्य के डोमिनेशन और डिपेंडेंस का कारण बन गई है। उदारवादी लोकतंत्र को बाजार तंत्र के ढर्रे पर खरीदार और विक्रेता के संबंधों में बदल दिया गया है। राजनीतिक विमर्श अब शक्तिशाली संगठित हितों के लोगों का रह गया है। यानी साइंस और जो टेक्नोलॉजी है, इसने रीजन का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए उससे इसे विमुख कर दिया गया है। और रीजन अब वर्तमान में अपने मेन उद्देश्य को भूलकर सिर्फ व्यक्ति के जीवन के साधन जुटाने तक अपने आप को सीमित हो गया है। जनसंचार के माध्यम भी मनोरंजन और व्यापारिक हितों को बढ़ावा देते हैं। यानी जो मास मीडिया है यह भी अपने उद्देश्य को भूला है। वैधता के पुराने आधारों को नष्ट कर दिया गया और नए आधार गढ़े गए हैं। पुराने आधार थे पौराणिक, धार्मिक और दार्शनिक, और अब नए आधार हैं आपसी फायदे और इक्वल एक्सचेंज को सामाजिक संगठन का मूल आधार मानना, बाजार अर्थव्यवस्था, समाज के नियमों को सर्वोच्च मानना। यानी लेजिटिमेसी के जो नए आधार हैं वो गढ़े गए। और ये जो नए लेजिटिमेसी का आधार ये क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग है, जो ये मानती है कि अगर इक्वल एक्सचेंज का राइट है, लॉ एंड ऑर्डर का राइट है, तो वह एक आदर्श समाज है। विज्ञान और तकनीक ने सामाजिक संगठन का तकनीकी प्रतिरूप प्रस्तुत करके जनसाधारण को राजनीतिक चेतना से वंचित कर दिया। हेबरमास। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।